हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 11th ऑफ सितंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 6 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है इंडो भूटान रिवर कमीशन की जो डिमांड की जा रही है बंगाल की तरफ से, ये उसके ऊपर आर्टिकल है। ये जीएस पेपर 2 जो हमारा नेबरहुड के रिलेशंस होते हैं वहाँ पर रिलेवेंस रखता है। इस आर्टिकल में आपको मैं समझाऊंगा कि बंगाल आखिर डिमांड क्या कर रहा है, फिर बताऊंगा बंगाल में क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। अगर कभी कोई डिमांड करता है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, तभी तो डिमांड हो रही है। तो यहाँ पे आपको मैं इन डिटेल पूरा ओवरव्यू प्रोवाइड करूंगा। यहीं पे आपको दामोदर रिवर कॉर्पोरेशन के ऊपर बताऊंगा क्या है, कैसे वर्क करता है। साथ ही साथ आपको जो डिफरेंट रिवर की मेंशनिंग हुई है, यहाँ पे जो टर्म्स यूज हुए हैं, जैसे बारक रिवर यूज हुआ है, तीस्ता रिवर यूज हुआ है, ब्रह्मपुत्र रिवर, इन सब के बारे में एक ओवरव्यू प्रोवाइड करूंगा। ब्रह्मपुत्र की सारी ट्रिब्यूटरीज समझाऊंगा। फिर उससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यूज एग्जैक्टली यूपीएससी एग्जाम्स में उठे हुए हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सेकेंड आर्टिकल बात करता है इंडियन नेवी की जो मैरिटाइम पार्टनरशिप है वो इंडियन ओशन में और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रही है, क्योंकि रिसेंटली इंडियन नेवी की शिप्स पहुंची हैं रीयूनियन आइलैंड पे। मैं आपको मैप के साथ समझाऊंगा ये रीयूनियन आइलैंड कहाँ पे है, इससे कनेक्टेड क्या पीवाईक्यू उठा हुआ है। फिर इंडियन नेवल सिंपोजियम के बारे में आपको बताऊंगा, उससे भी जो पीवाईक्यू उठा है वो भी आपको समझ में आएगा। फिर हमारा थर्ड आर्टिकल बात करता है हिमालयन फ्लड्स के ऊपर। आपने रिसेंटली नोटिस किया होगा जो नॉर्थ इंडिया है, जैसे पंजाब का एरिया हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हुई है। तो आपको मैं समझाऊंगा ये जो फ्लडिंग हो रही है कहीं ना कहीं हिमालयन रिवर्स जो आपके सतलज, झेलम, रावी, बीस, इन सब में ओवर फ्लडिंग हुई है। तो आपको मैं समझाऊंगा कि क्या केवल क्लाइमेट चेंज ही एक रीज़न है या डेवलपमेंट भी रीज़न हो सकता है। यहाँ इन डिटेल आपसे एक प्रॉपर सर्वे करूँगा मैं, जिससे आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंस है। इसी से कनेक्टेड जीएस 321 में क्वेश्चन भी आया हुआ था। डिस्क्राइब द वेरियस कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ लैंडस्लाइड, मेंशन कंपोनेंट्स ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। ठीक है, जब ये आपको पूरा आर्टिकल मैं समझा दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि इस आर्टिकल से कैसे आपको पॉइंट्स उठा के इस क्वेश्चन में डालने हैं। फोर्थ आर्टिकल बात करता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। आपको पता है वहाँ पे अमेरिका की एंट्री हुई, जिसने कहा कि हम पीस लेके आएंगे, लेकिन पीस के चक्कर में पीस हो गया। वहाँ पे दोबारा से जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जैसे M23, जिन्हें नॉन स्टेट एक्टर भी कहते हैं, नॉन स्टेट एक्टर यूपीएससी जीएस पेपर 3 में एग्जैक्टली ऐसे सिलेबस में मैंशनड है। मैं आपको समझाऊंगा क्या है इसका मतलब। ठीक है, यहाँ पे जो डिफरेंट नॉर्थ कीवू, इतूरी, फिर यहाँ पे कॉन्गो बेसिन क्या है, कॉन्गो किस लिए फेमस है, कॉन्गो की जो मैप के ऊपर बॉर्डर्स होती हैं वो समझाऊंगा। और इससे जितने भी पीवाईक्यूज उठे हैं, मतलब आपको केवल कॉन्गो पे नहीं, कुछ तो 3 से 4 पीवाईक्यू दिखेंगे। जो मैंने अभी आपसे इंडो भूटान देखा, यहाँ पे आपको 5 से 6 पीवाईक्यू अभी मैं छोटे से आर्टिकल से आपके लिए निकालूंगा। मैं हवा में कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ आपके सामने, आपकी आंखों के सामने आप सुन रहे हो। और आप ग्रेजुएटेड हो तो इतना आपके पास बेसिक नॉलेज सबके पास होती है कि आप समझ सको कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपकी प्रिपरेशन में आपकी मदद करेगा या नहीं करेगा। फिर फिफ्थ आर्टिकल बात करता है सर्बिया 2, एक गैस पाइपलाइन है, गैस डील हुई है रशिया चाइना के बीच। मैं बताऊंगा ये कहाँ पे है, और इससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यू उठा है वो समड पाइपलाइन के ऊपर उठा है। तो इसके ऊपर हाई चांसेस है कि सर्बिया 2 के ऊपर, पावर ऑफ सर्बिया 2 एक्चुअली इसका पूरा नाम है, इसके ऊपर पीवाईक्यूज उठाए जा सकते हैं। पीवाईक्यू इन द सेंस इन फ्यूचर एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर केरला का एक नोरका केयर है, मैं आपको समझाऊंगा ये नोरका केयर क्या है। ये एक तरीके से मेडिकल टूरिज्म के लिए, इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए स्टार्ट किया केरला ने। मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से ये, अगर ये पॉलिसी या जो स्कीम केरला ने निकाली है उससे लेसन्स क्या लिए जा सकते हैं और इसका क्या रिलेवेंस होगा टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर। ठीक है, ये जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के लिए रिलेवेंस है। 3 में आप देखोगे इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, इससे 2 में देखोगे तो जो गवर्नेंस सेक्शन है वहाँ पे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। काफ़ी कुछ इन डिटेल, काफ़ी स्लाइड्स बनी है, अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 स्लाइड बनी हुई हैं, लेकिन मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा दूंगा। विद इन 30 to 40 मिनट आपको लगेगा सर मतलब इतनी सारी चीज़ें इन शॉर्ट कंपाइल हो गई। अगर यही आप पूरा द हिंदू का पेपर पढ़ेंगे और फिर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको उतनी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप 1 by 1 निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए थोड़ा समय लगता है, क्योंकि पीवाईक्यू कनेक्ट करना, टर्म के साथ जोड़ना थोड़ा सा हेक्टिक टास्क होता है, लेकिन आखिरी में इट्स ऑल वर्थ इट।
अगर आपको उससे मदद मिल रही है, आपको लगता है कि नहीं कुछ सीखा है, देन उससे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, इस पूरे के पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो बैटल आईएएस 16 पे आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। अब देखिए आते हैं इस आर्टिकल पर। अब देखिए आर्टिकल छोटा सा है, पूरा पॉलिटिकल आर्टिकल है, लेकिन अभी आप देखेंगे इस पॉलिटिकल आर्टिकल से मैंने किस तरीके से यूपीएससी के 5 से 6 पीवाईक्यूज आपके सामने निकाले, और भी निकालता हूं मैं। ठीक है, पहले एक बार इस आर्टिकल के बारे में एक रेफरेंस समझ लेते हैं, वही करंट है। तो ममता बनर्जी है, उनकी डिमांड हो रही है कि भैया एक इंडो भूटान रिवर कमीशन बनना चाहिए और उसमें बंगाल को भी मेंबर बनाया जाना चाहिए। अब अगर ये डिमांड कर रही है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। तो प्रॉब्लम ये हो रही है, भूटान से एक रिवर निकलता है, उसका नाम है संकोश रिवर। मैं भी दिखाऊंगा इससे क्या क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, संकोश रिवर जो आता है उसका क्या होता है, इसमें फ्लडिंग होती है। तो जो सदर्न बंगाल का रीजन है, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और आपका मालदा, यहाँ पे बहुत फ्लडिंग हो जाती है। तो बंगाल का कहना है कि भैया अगर एक इंडो भूटान रिवर कमीशन होगा और बंगाल में उसमें मेंबर होगा तो वहाँ पे बंगाल अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर पाएगा, वहाँ पे बता पाएगा कि भैया संकोश रिवर में फ्लडिंग जो हो रही है वहाँ पे रोका जाना चाहिए। जो कुछ भी होगा बंगाल का कहना है कि भैया उसकी भी से होनी चाहिए। सेंटर ने इसके रिस्पॉन्ड में कहा है भैया अभी कोई भी ऐसा प्रपोजल नहीं है, इंडिया और भूटान के बीच में कॉपरेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हमने ऑलरेडी जॉइंट टेक्निकल टीम बना रखी है, जॉइंट एक्सपर्ट टीम बना रखी है, बशर्ते उसमें वेस्ट बंगाल शामिल नहीं है। और वेस्ट बंगाल की डिमांड यही हो रही है कि हमें भैया शामिल करो उसके अंदर में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो फ्लड डेंजर है, और केवल एक रिवर नहीं है, इनका कहना है जो सिक्किम से तीस्ता रिवर आती है ये भी नॉर्थ बंगाल में फ्लडिंग करती है। इसी में जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है इसको भी ब्लेम किया है ममता बनर्जी ने, कहा है कि भैया ये जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन एक कंपनी है जो डिफरेंट डिफरेंट डैम्स को हैंडल करती है, और जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डैम को बनाया, मैं भी आपको इन डिटेल इसके बारे में समझाऊंगा। कहा है कि ये लोग वाटर रिलीज कर देते हैं, साउथ बंगाल में फ्लडिंग हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि भैया बंगाल को एक तरीके से इन लोगों ने एक बोट समझ लिया है जिसका मन आता है ढकेल के चला जाता है, और इससे क्या होता है बंगाल में फ्लडिंग, और फ्लडिंग के साथ साथ जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉस होता है उस सब को झेलना पड़ता है यहाँ की बंगाल की जनता को लेकर के। ठीक है, साथ ही साथ क्रिटिसाइज किया है कि यूनियन बजट में अच्छे तरीके से फंड नहीं डाले गए हैं, फ्लड कंट्रोल के लिए स्टेप्स नहीं लिए गए हैं जिस तरीके से आसाम को मिल रहे हैं सपोर्ट। तो कहीं ना कहीं ये पूरा आर्टिकल बेसिकली कहा जाए तो ये है पॉलिटिकली मोटिवेटेड, जो कि फैक्ट है। ठीक है, आपको पढ़ के समझ में आ गया। लेकिन अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा पॉइंट्स को मैं आगे लेके चलूँ, पहले आपको बता देता हूँ कि रिवर कमीशन हेल्प कैसे कर सकता है बंगाल के पर्सपेक्टिव से। बंगाल का रोल रहेगा उसके अंदर में डेफिनेटली। अब बंगाल शामिल तो बंगाल के पास क्या रहेगा, एक प्रॉपर प्रिपेयर्डनेस रह पाएगी बंगाल कि अगर बोलते हैं ना इसको इंक्लूड किया जाएगा तो फ्लड फोरकास्टिंग होगी तो बंगाल को पता चल पाएगा, वो ऐसे स्टेप्स ले पाएगा। रिजर्वॉयर का मैनेजमेंट होगा तो इससे जो सडन वाटर रिलीज हो जाता है रिजर्वॉयर से वो नहीं होगा। एक वर्ड समझो, रिजर्वॉयर क्या होता है। रिजर्वॉयर का साधारण सा मतलब होता है, मान लो ये बहती गंगा, ठीक है, इसमें आपने हाथ धो लिया, चलो वो अलग बात है। लेकिन अगर ये रिवर बह रही है, रिवर में एक ऐसे बाउंड्री बना दोगे, ठीक है, और इसको हम लोग कहेंगे बाउंड्री को डैम। ठीक है, अब अगर आपने यहाँ ये बाउंड्री बना दी है, एक दीवार खड़ी कर दी है, तो दीवार खड़ी करोगे तो पानी तो रुकेगा, तो पानी यहाँ से जो बह रहा है धीरे धीरे यहाँ यहाँ इकट्ठा होगा। तो जो पानी इकट्ठा हो रहा है ना, इसको हम लोग रिजर्वॉयर बोलेंगे। डैम क्या होता है, बहते रिवर में अगर किसी तरीके से आपने उसको रोक दिया वो डैम कहलाएगा, और रोकने के बाद जो पानी इकट्ठा हो जाएगा उसे रिजर्वॉयर कहते हैं। ठीक है, और रिजर्वॉयर जब होता है तो पानी अगर ऐसे बह रहा है तो अपने नेचुरल लेवल पे बह रहा है, लेकिन अगर कहीं पर भी डैम बन गया है तो रिजर्वॉयर में क्या होता है, एक पर्टिकुलर, मान लो ये इतना लेट्स से 2000 3000 या 10,000 स्क्वायर फीट है, तो यहाँ पे अचानक से बहुत ज्यादा वाटर स्टोर हो जाता है। वाटर स्टोर होने से पहली चीज तो क्या है, धरती के ऊपर प्रेशर पड़ता है। साथ ही साथ अगर अचानक से कभी रिजर्वॉयर को खोला जाता है, डैम को खोला जाता है, तो जो एकाएक पानी रिलीज होता है इससे आगे फ्लडिंग बहुत हो जाती है। अगर रिजर्वॉयर नहीं बना होता तो इससे क्या होता है, पानी अपने लेवल पे बह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, विद ग्रेविटी जा रहा है अपर से लोअर, लेकिन रिजर्वॉयर के नुकसान ये होते हैं। तो उनका कहने का मतलब है कि भैया अगर एक रिवर कमीशन होगी तो अच्छे तरीके से रिजर्वॉयर का मैनेजमेंट हो पाएगा, प्लानिंग सबको इंक्लूड करके हो पाएगी, और एक प्लेटफॉर्म होगा जहां पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो पाएगा सेंटर और स्टेट के बीच में और भूटान के साथ। अब सेंटर को ऑब्वियसली नहीं पसंद आएगा, सेंटर कहने का मतलब भैया ये तो स्टेट है, स्टेट क्यों इंटरनेशनल लेवल पे हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। सेंटर का भी अपना स्टैंड है। सेंटर कहने का मतलब भैया अगर हमें तुमसे बात करनी है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर स्टेट रिलेशन का कॉन्सेप्ट है, जहां पे जोनल काउंसिल्स होती हैं वहां पे आप आइए। अब आपको जोनल काउंसिल की बात होगी तो आपको पता होना चाहिए कि ईस्टर्न जोनल काउंसिल क्या है, फिर नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल। देखिए जब कभी मैं कुछ भी बेटा आपको समझा रहा हूं तो अगर मैं बोल रहा हूं इसको नोट डाउन कर लो, तो
आप कॉपी पेन लेके बैठिए, उसको ज़रूर सिर्फ एक लाइन में लिख लो, शॉर्ट में पॉज करिए, सर ने कहा है उसको लिख लो। क्यों? क्योंकि अब उसके पीछे में ऐसे मत लिखो, देखो हमेशा हर चीज़ को रेशनल लेके चलो, ऐसे मत सोचो कि सर कुछ भी बता रहे होंगे, आप उसको लिखिए। फिर जब क्लास खत्म हो तो आप उसमें नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल लिखिए या नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल लिखिए और फिर यहाँ यूपीएससी लिखिए। फिर देखिए आपको पीवाईक्यू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल लिखिए, फिर पीवाईक्यू आके लिख दीजिए। देखिए आपको पीवाईक्यू दिख रहा है नहीं दिख रहा, आप देखिए और मुझे बताइए, क्या पता मैं आपको कुछ भी गलत बता रहा हूँ। यू शुड रीचेक व्हाट्सएवर आई से। तो इस वजह से इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं रीचेकिंग के माध्यम से आपके पास नॉलेज गेन हो जाएगी। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल पे अभी 1 साल पहले ही सवाल पूछा गया था कौन कौन उसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन जब मैं देता चलूँ, इसको लिखता चला करिए आप। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पे क्या है कि सेंटर ने वो चीज़ उतनी एक्नॉलेज नहीं की, कहा है भैया इंटरनेशनल लेवल पे सेंटर ही पार्टिसिपेट करेगा, स्टेट की इंटरफेरेंस नहीं होगी बेसिकली। अब हम बात करते हैं संकोश रिवर की बेसिकली। अब संकोश रिवर मैंने कहा ये भूटान से निकल रहा है, भूटान से निकलता है, फ्लो करता है इंडिया में, आसाम से एंटर, वेस्ट बंगाल में एंटर करता है, जलपाईगुड़ी अलीपुरद्वार द्वार में एंटर करके फिर ये ब्रह्मपुत्रा के साथ ट्रिब्यूटरी फॉर्म में बन जाता है बेसिकली। दैट्स ऑल। ठीक है, इशू क्या है, फ्लैश फ्लडिंग का इसमें प्रॉब्लम है मॉनसून सीजन में। और फिर ये प्रपोज किया जा रहा है भैया एक संकोश मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसका ऑब्जेक्टिव हाइड्रो पावर और इरिगेशन हो। अभी जब मैंने आपसे कहा कि भैया आपका डैम बनाया जाता है पानी रोकने के लिए, तो डैम का पर्पस क्या है, या तो यहाँ पे डैम बनेगा उससे हाइड्रो पावर होगा, हाइड्रो पावर मतलब पानी से बिजली का जनरेशन होगा। कभी आपने सोचा पानी से बिजली कैसे जनरेट होती है? पानी जब आ रहा होता है तो यहाँ पे जब रिजर्वायर में रोका जाता है फिर अचानक से छोड़ा जाता है, तो उससे क्या होता है पानी का लेवल बहुत फास्ट होता है। उससे क्या होगा, जो डैम के अंदर टर्बाइंस लगे होते हैं वो घूमते हैं और जब बहुत फास्ट रोटेट करते हैं फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। मोटर बोलते हैं ना, गोल गोल घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो जो संकोश मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हाइड्रो पावर एक ऑब्जेक्टिव है, दूसरा इरिगेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरिगेशन? इरिगेशन मतलब होता है आर्टिफिशियल तरीके से खेतों में पानी डालना, मतलब मैन मेड तरीका यूज करना खेतों में पानी डालने के लिए। नेचुरल तरीका क्या होता है? नेचुरल तरीका तो प्रकृति ही है अपनी, जहाँ पे बारिश होती है प्रकृति इरिगेट कर देती है। अब इरिगेशन में एग्जैक्टली आपको बता रहा हूं, टाइप्स ऑफ इरिगेशन जीएस पेपर 3 में सिलेबस में एग्जैक्टली लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ इरिगेशन। वहां पे आपको पता होना चाहिए कैनल इरिगेशन क्या होता है। ठीक है, अब मैंने आपको अभी जैसे बताया कि भैया यहाँ पे रिवर बह रहा है, यहाँ पे डैम बना है, ये रिजर्वायर बन गया। अब जो पानी इकट्ठा हुआ अक्सर क्या होता है, यहीं से छोटे छोटे कैनल बना दिए जाते हैं, मतलब नाले बना दिए जाते हैं और इनको आसपास के सूखे गांव में कनेक्ट कर देते हैं। तो इसी को जब कैनल के माध्यम से पानी पहुंचे उसे कैनल इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, फिर यहीं पे स्प्रिंकलर इरिगेशन आता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इरिगेशन मैंने ऑलरेडी समझा दिए थे आपको, बट स्टिल ये आपका उद्देश्य एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप टाइप्स ऑफ इरिगेशन को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है, इसका हाइड्रो पावर पोटेंशियल काफी है, साथ ही साथ इसका रिस्क भी है बंगाल में फ्लडिंग का। तो ये संकोश रिवर के बारे में बेसिकली आपको बेसिक फॉर्म में आपको जो चीजें थी मैंने बता दी है। अब समझते हैं दामोदर वैली कॉरपोरेशन के बारे में। दामोदर वैली कॉरपोरेशन को समझ लो एक कंपनी है, दैट्स ऑल। 1948 में बनाई गई थी। इसका उद्देश्य यह है कि झारखंड वेस्ट बंगाल में जो रिवर्स हैं उनके ऊपर डैम्स का कंस्ट्रक्शन करना और कंस्ट्रक्ट करने के बाद उनको मैनेज करना। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मल्टीपर्पस था। फ्लड कंट्रोल भी करना है, क्योंकि डैम बनेगा तो पहली बात तो फ्लड कंट्रोल भी किया जाएगा, इरिगेशन भी होगा, पावर जनरेशन भी होगा। अभी मैंने बताया कि अगर डैम बनाए जा रहे हैं तो उससे हाइड्रो पावर भी हो सकता है और इरिगेशन भी हो सकता है। अब यहीं पे आपको तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कल का आर्टिकल जो गर्ड के ऊपर बताया था। गर्ड के ऊपर क्या आर्टिकल था, जो इथोपिया में डैम बनाया गया है वहां के रेफरेंस में आपको याद आना चाहिए, कल ही समझाया था मैंने। उन्होंने कहा भैया हमारा उद्देश्य केवल हाइड्रो पावर है, हाइड्रो पावर है, लेकिन हमने कोई इरिगेशन ऑब्जेक्टिव नहीं है इस वक्त। क्योंकि इजिप्ट जो देश है उसने क्या कहा, उसने कहा है कि भैया ये जो इन्होंने ब्लू नील रिवर पे, ब्लू नील रिवर कहाँ से निकल रही है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, कल का पीडीएफ खोलोगे आपको दिख जाएगा। ब्लू नील और व्हाइट नील कहाँ पे मिल रही है, खौरतूम में मिल रही है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको मैं सप्लीमेंट्री देता चल रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इरिगेशन को कहा, मना किया इथोपिया ने, कहा हम इरिगेशन नहीं करेंगे क्योंकि इरिगेशन करने से वाटर डाइवर्ट हो जाता है। हाइड्रो पावर में सिर्फ क्या होता है, चलते हुए वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे फिर वाटर को छोड़ देंगे, ये होता है। लेकिन ये जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है इसका पर्पस पावर जनरेशन भी है, वो थर्मल हाइड्रो, साथ ही साथ इरिगेशन भी ऑब्जेक्टिव है। फ्लड इश्यूज को भी हैंडल करना होता है। अब जनरली होता क्या है यहाँ पे, कभी कभी सडन रिलीज होता है रिजर्वॉयर से, जिसकी वजह से स्पेशली मानसून में जब वाटर लेवल कभी किसी रिवर का बहुत ज़्यादा हो जाता है
तो ये जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के अंदर जो डैम्स हैं उसमें वाटर रिलीज जब होता है उससे फ्लडिंग हो जाती है साउथ बंगाल में। इसी वजह से इसको मैन मेड फ्लड्स के लिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है। इनका बेसिक इंपॉर्टेंस ये है कि भैया डिजास्टर मैनेजमेंट को मेंटेन रखना, बैलेंस डेवलपमेंट करना, साथ ही साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन भी करना। ये बेसिक दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये डीवीसी एक शब्द में क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेनी डैम्स, बैरेजेस और पावर प्लांट्स को हैंडल करने का काम करती है। अब कुछ मेजर डैम्स तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में आते हैं, तिलाई, कोनार, मैथन, पंचेत, कहाँ पे हैं ये मैंने आपको ऐसे लिख दिया है, वन लाइन में पढ़ लो आप लोग। बैरेज मतलब जो दुर्गापुर बैरेज है दामोदर रिवर में बनाया गया है, ये आपका दामोदर वैली कॉर्पोरेशन हैंडल करती है, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्म में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने दामोदर वैली कॉर्पोरेशन आखिर बताया क्यों, आपने संकोच रिवर क्यों बताया? रीजन इज यूपीएससी 2004 का क्वेश्चन। और कभी भी ये मत सोचिए सर ये तो 2004 का क्वेश्चन है, क्या ये रिपीट होगा? 200% मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि पेपर रिपीट होते हैं, क्योंकि आपको मैं बताऊं 2002 में ओरांगुटान के ऊपर कितने क्वेश्चंस उठे थे, फिर वही चीज 2023 में स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे न जाने कितने क्वेश्चंस अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो मैंने प्रूफ के साथ दिखाए हैं कि यूपीएससी में कभी कुछ ओल्ड होता ही नहीं है। देयर इज नथिंग एज सच कॉल्ड करंट अफेयर। कभी भी आप सोचो सर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, इट इज नॉट करंट अफेयर। करंट से कनेक्टेड स्टैटिक पोर्शन ही आता है। और किसी की बात, इवन तो मेरी बात भी मत मानिए, आप पीवाईक्यू को देखिए, आप 1 से 2 क्वेश्चन निकाल पाओगे करंट अफेयर्स के जो एकदम अर्जेंट के होंगे, नहीं तो सारे स्टैटिक पोर्शन पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप यूपी पीसीएस के लिए भी तैयारी कर रहे होगे ना, तो मे बी एग्जैक्टली 100% आपको यहां से करंट ना मिले, लेकिन यूपीएससी के लिए कर रहे हो तो आई कैन अश्योर यू डेफिनेटली 100% कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा ही होगा, ठीक है। चलो, तो अब क्या है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन इज फर्स्ट मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट इन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब आपने देखा यहां पे 1948 का है, तो फर्स्ट है, ऑब्वियसली फर्स्ट है ये, ठीक है। तो दिस इज राइट। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन इंक्लूड थर्मल एंड गैस पावर स्टेशंस। मैंने क्या कहा, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या हैंडल करता है? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का मेन सिंपल सा काम ये है कि भाई साहब ये लोग बहुत ही बोलते हैं ना, ये डैम को, बैरेजेस को ये मेंटेन करेंगे। यहाँ पे गैस कहाँ से आ गया, गैस पावर स्टेशन कहाँ पे आ गए? यही इसी तरीके से यूपीएससी गलती करती है। जब दामोदर वैली कॉर्पोरेशन काम है कि डैम्स बनाना, फिर वहाँ पे हाइड्रो पावर, इरिगेशन को हैंडल करना, तो गैस पावर स्टेशन नहीं है। तो यहाँ पे 1 इज द राइट वन, ठीक है। अब देखिए सीएपीएफ 2008 में भी क्वेश्चन आया, जितने भी यूपीएससी के पेरेंट एग्जाम्स होते हैं उससे कनेक्टेड जितने क्वेश्चंस होते हैं मैं डेफिनेटली डालने की कोशिश करता हूँ। रीजन बीइंग एग्जैक्टली देखो, अगर सीडीएस है और अगर आप सीएपीएफ देखोगे एनडी, वहां पे स्टैटिक में थोड़ा क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, मतलब फैक्चुअल टाइप आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, बट वहीं पे यूपीएससी में थोड़ा सब्जेक्टिव बना देते हैं, लेकिन थीम सेम होता है, थीम में बहुत डिफरेंस नहीं जाता है। ये चीज आप खुद ही देख लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट? यहाँ पे सिंगल लाइन में पूछ लिया, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट में पूछा गया है, लेकिन थीम तो सेम ही है ना, तो कौन सा है? ऑब्वियसली बोलोगे आप आसानी से दामोदर वैली कोऑपरेशन, ठीक है। अब यहीं पे तीस्ता रिवर की बात कर लेते हैं। तीस्ता रिवर की भी मेंशनिंग हुई है, सिक्किम से जो निकलता है। अब ये कैसे फ्लो करती है? सिक्किम से नॉर्थ बंगाल और बांग्लादेश में एंटर करके ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेती है। इसकी ट्रिब्यूटरी देखा जाए तो रंजीत, लचुंग, ग्रेट रंगपो, ये सब इनकी ट्रिब्यूटरी कही जाती है। इसको नॉर्थ बंगाल की लाइफलाइन भी कही जाती है। मेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं सिक्किम में वो तीस्ता रिवर के ऊपर जनरली बनाए गए हैं। इश्यूज क्या है? वही सेम चीज, जितने भी रिवर्स होते हैं, अगर कभी इशू की हाईलाइट हो रहा है, फ्रीक्वेंट फ्लड्स एक बहुत बड़ा इशू होता है। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज और ग्लेशियर का रिट्रीट होना, उससे क्या होता है, रिवर में जो वाटर लेवल होता है वो बढ़ जाता है, उससे भी बहुत फ्लडिंग हो जाती है। सीडीएस 1 2005 का क्वेश्चन देखिए, तीस्ता रिवर फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश। क्या अरुणाचल प्रदेश से फ्लो करती है? एब्सोल्युटली नॉट। अभी तो कहा मैंने, कहाँ से? सिक्किम से फ्लो कर रही है। अगर सिक्किम को आप मैप पे देखोगे तो ये यहाँ सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो यहाँ 1 इज रॉन्ग। तीस्ता रिवर फॉल्स इन ब्रह्मपुत्र, मैंने ऑलरेडी आपको बोला तीस्ता रिवर जॉइंस ब्रह्मपुत्र, सो 2 इज द राइट वन, ठीक है। चलो अब ब्रह्मपुत्र रिवर की बात कर लेते हैं। अभी देखो ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, ठीक है, सांगपो ग्लेशियर से निकल के ये इधर आती है, और देखो अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे बेटा तो अचानक से यहाँ पे एकदम यू टर्न ले रही है, ठीक है। यू टर्न लेने का मतलब क्या है? यहाँ पे जो हिमालयाज है ना उनमें सिंटैक्शियल बेंडिंग होती है। सिंटैक्शियल बेंडिंग मतलब होता है एकदम अचानक से यू टर्न हो जाता है हिमालयाज में।
क्यों हो जाता है? अगेन ड्यू टू टेक्टोनिज्म, वहाँ पे जो नीचे की प्लेट्स होती हैं हमारी यूरेशियन और इंडियन प्लेट्स, वो उनका जियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। बट आपको इन शॉर्ट पता होना चाहिए कि इसी वजह से जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है, जिसे सियांग रिवर कहते हैं, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, वो यू टर्न लेती है, ठीक है। और यही सियांग रिवर आगे जाके आसाम में जब पासी घाट में मिलती है, वहाँ से ब्रह्मपुत्र कहलाती है, ठीक है। कैसे? तिब्बत अरुणाचल प्रदेश में सियांग, आसाम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, और गंगा के साथ जो वहाँ पे पद्मा कही जाती है ज्वाइन हो जाती है जाकर के, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर की बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब ये जो टेक यू टर्न लेती है, क्यों लेती है? ड्यू टू सिंटैक्सियल बेंडिंग ऑफ हिमालयास, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उसके पीछे रीजन होता है, मैं आपको 10 बार बोल चुका हूँ। क्यों? 2011 का यूपीएससी क्वेश्चन देखिए। The Brahmaputra, Irrawaddy, Mekong River originate in Tibet, flows through parallel mountain ranges. Brahmaputra makes a U-turn in its course. This U-turn is due to syntaxial bending of geological young Himalayas. What did I say? मैंने भी तो ये बताया ना आपको कि मैं आपको, देखो अभी टॉपिक किसके ऊपर चल रहा था, आप सोच के देखिए। टॉपिक था कि वेस्ट बंगाल डिमांड कर रहा है इंडो भूटान, लेकिन अब देखो मैं यहाँ पे आपको ब्रह्मपुत्र के बारे में बता रहा हूँ, तो इसी को कहते हैं सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन कनेक्ट करते हुए चलना। अब यहाँ पे मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए, जो बारक रिवर है ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है। इसको दिमाग अक्सर कंफ्यूजन होती है, क्या बारक रिवर है? नहीं है। अब देखो ब्रह्मपुत्र कैसे, यहाँ पे आप देखोगे ये जो ब्रह्मपुत्र एंटर हुई है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, सिंपल है। अब यहाँ पे अगर आप राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या है, ये जनरली आपका साउथ से है, ठीक है। ये मेघालय और नागालैंड के हिल से जनरली निकलती हैं रिवर, जैसे सुबनसिरी रिवर हो गया, सीक्वेंस में देखो सुबनसिरी हो गया, कामेंग हो गया, कहाँ किस में स्टेट में है ये भी आपको पता होना चाहिए। कामेंग हो गया, मानस, संकोश, ये भूटान से निकल रही है। और वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई आसाम बंगाल में, तोरसा, जल ढाका और तीस्ता रिवर भी जा करके आपका, इसको आर्टिकल से जरूर कनेक्ट करिएगा। तीस्ता रिवर अभी मैंने आपको समझाया था, क्यों तीस्ता रिवर से फ्लडिंग हो जाती है। कहाँ फ्लडिंग होती है? जो नॉर्दर्न बंगाल का रीजन है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, ये जो मैंने आपको लिखाई है, एक बार इसको पढ़ना और अपने दिमाग में कुछ भी जो भी ट्रिक बना लगो कि सुबह, काम, मन, सा, जो कुछ भी बना सकते हो, एकदम फनी से फनी बनाओ, अपनी भाषा में बनाओ, एकदम दिल खोल के बनाओ, कोई इसमें प्रोहिबिशन है ही नहीं। दिस इज योर ऑल योर इमेजिनेशन। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में देखो दिहांग रिवर, ये तिब्बत से निकल रही है, ठीक है। जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है मोस्टली हिमालयन ओरिजिन होता है लेफ्ट बैंक, और जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है ये मेघालय, नागालैंड के हिली एरियाज से निकलती हैं जनरली, ठीक है। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में दिहांग हो गया, दिबांग हो गया, लोहित रिवर हो गया और धनसिरी, ठीक है। ये सारे क्या है, लेफ्ट बैंक रिवर्स हैं। ये आपको जरूर पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूपीएससी 2004 का क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, बारक, लोहित, सुबनसिरी, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश। अब आपको समझ में आया मैंने क्यों कहा कि आपको पता होना चाहिए स्टेट्स, दिस इज द रीजन। लोहित कहाँ पे है? अरुणाचल में, सही है। सुबनसिरी आप इधर देखोगे अरुणाचल प्रदेश में है। मैंने आपको पहले कहा बारक ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या बोले, 2 and 3 इज द राइट वन। यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन है। सीडीएस 1 2016 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, लोहित, तीस्ता, सुबनसिरी, संकोश, अरेंज द फॉलोइंग रिवर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब ये रहा वेस्ट, ये रहा ईस्ट। तो अब यहाँ पे रिवर देखो, लोहित किधर है? लोहित ये रहा, ये तो ईस्टर्न में है। फिर आप तीस्ता देखो, तीस्ता ये रही, तो तीस्ता सबसे लेफ्ट में है, मतलब वेस्ट में है, तो तीस्ता। उसके बाद सुबनसिरी किधर है? ये रहा सुबनसिरी। फिर संकोश किधर है? अगर आप संकोश को बताओगे ये रहा, तो तीस्ता पहला, फिर संकोश, मतलब 2 और फिर आपका 4, 2, 4 और 3 पे क्या है, सुबनसिरी। तो 2, 4, 3 and 1, तो 2, 4, 3, 1, सिंपल है कि नहीं। तो दिस इज द रीजन मैंने आपसे कहा मैप को एक बार जरूर पढ़ लिया करिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये अब आप नोटिस करो मैंने कितने क्वेश्चन, 1, 2, फिर आपको 3, ठीक है, 4, मैंने 4 से 5 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए। सिर्फ वही आर्टिकल किसके ऊपर था? इंडिया भूटान कमीशन के ऊपर। और पॉलिटिकल था, मैंने कितना आपको यहाँ पे जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन थी वो कनेक्ट कर दी। अब हम बात करते हैं नेवी अपनी स्ट्रेंथ को कैसे मजबूत कर रहा है मैरीटाइम टाइज करके, किसके साथ? फ्रांस और मॉरिशस के साथ, थ्रू जॉइंट एक्सरसाइजेस। अब हुआ क्या, इंडियन नेवी की फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन जिसमें आईएनएस तीर, फिर इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप सारथी, सब शिप्स के नाम है बेसिकली, बस इतना रखो। ये कहाँ पहुंची हैं? रीयूनियन आइलैंड पहुंची हैं, जिनका स्वागत फ्रेंच नेवी ने किया है। एक्टिविटीज बेसिक है, ये सब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी लिख दिया है कि आप कनेक्ट कर सको। क्रॉस ट्रेनिंग होगी, डाइविंग, स्पोर्ट्स इवेंट किए गए हैं। साथ ही साथ जो
आपकी एक शिप है INS शार्दुल, उन्होंने जॉइंट पेट्रोलिंग किया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सर्विलांस करने के साथ साथ जो मॉरिशस कोस्ट गार्ड है उसके साथ उन्होंने अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया है। इससे हाईलाइट होता है इंडिया का महासागर विजन। महासागर विजन क्या होता है? ये एक विजन है जिसमें इंडिया का उद्देश्य है जितनी भी मैरिटाइम कंट्रीज हैं, जो आइलैंड कंट्रीज हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करना, जिससे रीजन में स्टेबिलिटी बरकरार रहे, किसी एक कंट्री की कंप्लीट पावर वहां पे ना रहे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम बात करते हैं रीयूनियन आइलैंड के बारे में। अगर आप देखोगे ये अफ्रीका है, ये मोजाम्बिक है, ये मेडागास्कर, ये रीयूनियन आइलैंड है। ये रीयूनियन आइलैंड फ्रेंच की टेरिटरी है, ध्यान रखना फ्रेंच की टेरिटरी है। इसकी कैपिटल सेंट डेनिस है। इसका जो ओवरसी कौन करता है? यूरोपियन यूनियन के अंदर भी टेरिटरी आती है जनरली ये। इसे वॉल्केनिक ओरिजिन कहा जाता है। जो रीयूनियन आइलैंड है बेटा, इसका ओरिजिन वॉल्केनिक है, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, समझे। इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? ये इंडियन ओशियन का नेवल हब कहा जाता है। ठीक है, यहां से फ्रांस क्या होता है? फ्रांस अपनी पावर बोलते हैं ना प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है, इसी वजह से फ्रांस यहाँ पे है। तो अफ्रीका में भी कहीं ना कहीं जो कंट्रीज है वहां पे फ्रांस कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इकोनॉमी कहा जाए तो यहाँ पे एग्रीकल्चर, शुगर केन, वेनिला, टूरिज्म, ये सारी यहाँ पे बेसिक इकोनॉमी है। इतना ही आपको रीयूनियन आइलैंड के बारे में पता होना चाहिए। मेन चीज जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए जरूरी है, वॉल्केनिक ओरिजिन। क्यों? क्योंकि यूपीएससी CDS 1 2016 का क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द आइलैंड इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन? रीयूनियन, अंडमान, लक्षद्वीप, मालदीव। आप बोलोगे ऑब्वियसली सर रीयूनियन, अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, अब एक सीक्वेंस ध्यान रखो, यहाँ पे कुछ शिप्स के बारे में बात की मैंने। ठीक है, तो शिप्स के रेफरेंस में आपको पता होनी चाहिए डिफरेंट टाइप की शिप्स होती हैं। मान लो ये आपकी हमारा इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया में आपका ये इक्वेटर हो गया, तो यहाँ पे आपको मैं इसके पहले भी समझा चुका हूँ। तो जो शैलो वाटर्स अपने कोस्ट की लाइन के आसपास जो होती हैं उन्हें हम लोग कॉर्वेट कहते हैं। वहाँ पे जो शिप्स होती हैं पेट्रोलिंग करने की उसे कॉर्वेट कहते हैं। जो थोड़ा सा और दूर गहरे पानी में जाएं उन्हें फ्रिजेट्स कहते हैं, ये रहा फ्रिजेट्स। और जो एकदम डीप में जाके एकदम लड़ाकू होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉयर कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस क्या है। सबसे छोटा कॉर्वेट है, उससे बड़ा क्या है? उससे बड़ा आपका फ्रिजेट है, फिर उससे क्या है? डिस्ट्रॉयर है। तो जैसे आप जैसे राइट में जाओगे वैसे वैसे डीप वाटर में जा रहे हो। ये क्या है? ये बॉर्डर है, ये शैलो वाटर का है, फिर उसके बाद और गहरा पानी, फिर एकदम गहरा पानी, फिर ये सारे डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। सबसे बड़ा क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब इतना बड़ा शिप होगा जिसके अंदर एयरक्राफ्ट्स होंगे, जेट्स होंगे, फाइटर जेट्स होंगे। तो ये कंट्री की पावर को बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करने में मदद करता है। इंडिया का कौन सा है? विक्रांत। समझ रहे? ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। ये आपको मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन बता दी शिप्स के रिगार्ड में। INS कभी भी लिखा मिले, INS मतलब कुछ नहीं, इंडियन नेवल शिप। कहीं पे भी लिखा हो INS, ये फ्रिजेट के अंदर आ रहा है। फ्रिजेट मतलब क्या है? सर ने कहा था फ्रिजेट सेकंड नंबर की बड़ी शिप होती है। ये कॉर्वेट लिखा है, तो कॉर्वेट ये शिप्स की भाषा में लैंग्वेजेस होती हैं जो यूज होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन होगा, भैया चलो इंडियन नेवी पहुंची है कहाँ पे? वो पहुंची है आपका रीयूनियन पे। लेकिन अब क्या कोई और भी तरीका है जिसका यूज करके इंडियन नेवी कोऑपरेट करती है दूसरे कंट्रीज के साथ? देन यस, उसका नाम है इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। ये एक रीजनल फोरम कहा जाता है जिसमें डिफरेंट नेवीज जो इंडियन ओशियन रीजन की हैं वो आपस में कोलैबोरेट करती हैं। इसको इंडियन नेवी के द्वारा 2008 में लॉन्च किया गया था। इसमें टोटल 24 मेंबर स्टेट्स होते हैं, 8 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ठीक है, ये एंटायर इंडियन ओशियन रीजन कवर करता है। क्या रीयूनियन इसका हिस्सा है? आंसर इज नहीं, रीयूनियन इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये मैंने बताया इसलिए कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या है? मैरीटाइम कॉपरेशन को और मजबूत करना, सिक्योरिटी, डिजास्टर रिस्पॉन्स अच्छे से करना। जनरली आपका साल में 2 बार मीटिंग होती है। सिग्निफिकेंस ये है रीजनल स्टेबिलिटी को मजबूत करने में, जो पायरेसी ऑपरेशंस, काउंटर पायरेसी ऑपरेशंस होते हैं उसमें मदद करने में, साथ ही साथ आपस में नेवीज इंटर ऑपरेट कर सकें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकेंगे, ये उद्देश्य होता है। अब मैंने आपको इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम बताया, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। रीजन है यूपीएससी 2016। कंसिडर द फॉलोइंग रेस्पेक्ट ऑफ इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम हेल्ड इन 2015। 2015 हुआ था, आप खुद बताओ। मैंने अभी बताया कि भैया ये 2008 में बनाया गया था। ठीक है, चेयरमैनशिप ऑफ इंडियन नेवी। IONS इज अ वॉलंटरी इनिशिएटिव दैट सीक्स टू इंक्रीज मैरिटाइम कोऑपरेशन
among navies of the littoral states of the Indian Ocean region। अब littoral state मतलब कुछ बहुत डिफरेंट नहीं है, मतलब जो पानी के आसपास रहने, जो पानी के आसपास आइलैंड्स होते हैं ना, littoral state कहा जाता है। तो 2 ओनली इज द राइट वन। अब आई होप आपको ये समझ में आएगा मैंने क्यों इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम आपको समझाया, ठीक है। अब इसको कनेक्ट करो आप रीयूनियन आइलैंड के साथ। अब ये सोचो क्यों नहीं इसमें रीयूनियन आइलैंड है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरप्रिटेशन स्किल। आपको ये चीज़ बोलते हैं ना, कुछ ऐसे कड़वी दवाई होती हैं जो आपको खाना पड़ेगा, या तो आप यूपीएससी की तैयारी ना करो, लेकिन आप कर रहे हो तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यूपीएससी शोज नो मर्सी। आपको बहुत ही अच्छे खासे लेवल के सवाल मिलेंगे, तो आपकी प्रिपरेशन भी वैसी होनी चाहिए। यू शुड नॉट गेट बोर्ड, नहीं यार बहुत हो गया, क्या ये आएगा क्या वो नहीं आएगा। उन सब के लिए जनरली एसएससी एग्जाम में क्या होता है, 1 लाइनर फैक्ट होगा, वहाँ पे आपको कभी भी IONS के बारे में नहीं पूछा जाए, कभी भी CDS में ये सवाल नहीं दिख सकता, कभी CAPF में दिखेगा, लेकिन यूपीएससी में एक सब्जेक्टिव नॉलेज की जरूरत होती है, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है हिमालयन फ्लड्स के ऊपर में। अब हो क्या रहा है, अगस्त 25 में फ्लड्स आए थे, पंजाब ने सबसे वर्स्ट फ्लड फेस किए थे आफ्टर 1988। क्यों? क्योंकि जो सतलज, बीस, रावी रिवर ये ओवरफ्लो कर गए थे, ठीक है। केवल पंजाब नहीं इफेक्ट हुआ था, इससे कश्मीर, पाकिस्तान भी बहुत इफेक्ट हुआ था। उत्तराखंड में धराली विलेज में आपने डिस्ट्रॉय देखी थी, कैसे लैंडस्लाइड की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो गई थी। लैंडस्लाइड अब आपको मेंस का जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था उससे कनेक्ट करना है। तो अगर आप एक पैटर्न देखो, ये कहीं ना कहीं पैटर्न सिमिलर है। हो क्या रहा है, पानी की ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, पानी बढ़ रहा है, फ्लडिंग हो रही है। कहीं ना कहीं 2013 में केदारनाथ में जो फ्लडिंग हुई थी वो भी कुछ ऐसे ही था, बस वहाँ पे क्या हुआ था, क्लाउड बस्ट कहा जा रहा था। 21 में चमोली में कहीं ना कहीं ये सारे अचानक से हो रहे हैं, ठीक है। तो जो एक्सपर्ट है उनका एनालिसिस ये कहता है कि भैया डिजास्टर जो है ये तो क्लाइमेट चेंज के साथ आ ही रही है, साथ ही साथ जो ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है कंप्लीटली अनसस्टेनेबल फॉर्म में, मतलब अनकंट्रोल फॉर्म में, जहां मन कर रहा है वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट हो जा रहा है। और उसमें हिमालयाज एक यंग और हाई एनर्जी, साथ ही साथ अनस्टेबल माउंटेन है। क्यों? क्योंकि हिमालयाज रीजन में क्या है, आप ये हिमालयाज देखोगे तो ये है आपकी इंडियन प्लेट्स, मतलब धरती के नीचे इंडियन प्लेट्स हैं, उधर यूरेशियन प्लेट्स हैं। तो ये आपस में क्या हो रही है, टकरा रही हैं। टकराने से क्या होता है, अनस्टेबल है। और उसी अनस्टेबिलिटी पे आप इसको ऐसे समझिए, ये मान लो हिमालय है, ये आपकी इंडियन प्लेट है, ये आपकी यूरेशियन प्लेट है, ये आपस में क्या हो रही है, टकरा रही है। हर साल हिमालयाज की हाइट बढ़ती जा रही है। तो अगर मान लेते हैं कि ये आपकी एक एरिया है और इस एरिया पे अगर अचानक से नेचर को पता है कि भैया हमें कितना लोड चाहिए, और अचानक से यहाँ पर पे 1000 लोग खड़े हो जाएंगे आकर, तो क्या ये प्लेट के ऊपर दबाव नहीं डाले? तो बेसिक तरीका है ना भैया, कोई भी चीज़ के गद्दा होता है, ये गद्दा समझ लो, गद्दे के ऊपर बैठोगे तो प्रेस होगा नहीं होगा, ये इतना है कि नहीं। इसीलिए बोलते हैं भैया गद्दे पे एक जहाँ बैठोगे तो उतना एरिया दब जाता है, लेकिन आप पूरा एकदम फैल के बैठोगे तो एरिया स्टेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पहाड़ों पे अचानक से एकदम धर धर के डेवलपमेंट कर दे रहे हैं, वहाँ पे इतनी सारा फुटफॉल हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। इसकी वजह से डिजास्टर होने के खतरे और ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये बेसिक तरीका आपको पता होना चाहिए। अब ये तो चलो ह्यूमन फुटफॉल की बात बताई, लेकिन यहाँ पे अगर और हम देखें तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, कैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ह्यूमन फैक्टर हो सकते हैं? क्योंकि अगर यहाँ पे कोई डैम बना देंगे तो जो ऊपर से पानी आ रहा है स्टोर होगा, इसे रिजर्वॉयर बोलेंगे। तो ये जो रिजर्वॉयर होगा इसमें भी लोड होगा ना, अचानक से लाखों लाख लीटर पानी एक जहाँ स्टोर हो जाएगा, तो वो पानी धरती के ऊपर दबाव ही तो डालेगा। तो जब दबाव डालेगा तब क्या प्लेट्स में किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा? जब मूवमेंट होगा तो क्या अर्थक्वेक नहीं आएगा? क्या उससे लैंडस्लाइड का खतरा नहीं बनेगा? ऑब्वियसली बनेगा। तो ये सारी इंटरकनेक्टिविटी है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर देखा जाए हिमाचल रीजन के तो टोटल अप्रॉक्सीमेटली 1100 अप्रॉक्स प्लांट है। उत्तराखंड में 127 प्रोजेक्ट्स हैं, रोड, ब्रिजेस, टनल्स, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम भर भर के बना दिए। ये सब क्या है, ये डिजास्टर पोटेंशियल है। ये जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट में आप इसको यूज कर सकते हो कि जो ये अनप्रेसिडेंटेड अचानक से डिजास्टर्स आ रही हैं उसमें क्या रीजन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एनवायरमेंटल कंसर्न क्या है? पहली बात तो डिफॉरेस्टेशन इतने लेवल पे हो रहा है। अब ये सब जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ पे पेड़ की कटाई करेंगे नहीं करेंगे, तो जो पेड़ की कटाई होगी तो उससे क्या, स्पेशली देवदार ट्री के रेफरेंस में देखी जाए तो इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। अब एक चीज ध्यान रखो आप लोग, मान लो ये एक पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ पे ये पेड़ ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, ये पेड़ लगे हुए हैं, तो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही अंदर तक जाती हैं मिट्टी में। तो कभी भी यहाँ पे बारिश होती है तो पेड़ इस बोलते हैं ना इस वाटर को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेते, लेकिन अरे ये पेड़ को कट कर दोगे, पेड़ कट कर दोगे तो एकदम बैरन लैंड हो गई। अब यहाँ पे बारिश अगर हुई मान लो, तो ये क्या होगा, पानी अंदर तक जाएगा, ये जो यहाँ की मिट्टी है वो बहुत ही ज्यादा एकदम वो हो जाएगी, एकदम बहुत ही पोरस हो जाएगी, या फिर एकदम बोलते हैं ना सॉफ्ट हो जाएगी। सॉफ्ट होने से क्या होगा, यहाँ पे मिट्टी खसकने का खतरा जिसे लैंडस्लाइड कहते हो और बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर ये मान लो देवदार ट्री के बारे में बताया, तो ये
इनकी जो रूट्स होती हैं बहुत स्ट्रांगली आसपास के जो सॉइल होती है उसको एकदम पकड़ के रखती है। इसकी वजह से क्या होता है, लैंडस्लाइड होने के खतरे कम हो जाते हैं। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन भी एक रीजन है, सॉइल इरोजन। उसके बाद देखो, अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो सॉइल इरोजन होगा, उसके बाद क्या होगा, फ्लड का खतरा और बढ़ जाएगा। इसका कहीं ना कहीं रीजन क्या है, लोकेशन प्लानिंग ढंग से ना होना। हिमालयन में टेम्परेचर बढ़ना, उससे क्या होगा, ग्लेशियर भी मेल्ट होगा। ग्लेशियर मेल्ट होगा तो जो ग्लेशियर मेल्ट होने के बाद जो आपका ग्लेशियर लेक बनता है। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि ग्लेशियर लेक क्या होता है, तो बेटा आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो ये एक ग्लेशियर है, इसमें पूरी मेल्टिंग होती है, मेल्ट होने के बाद यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ग्लेशियर में पानी भी बढ़ेगा। तो पानी बढ़ेगा तो वही सेम काम तो हो रहा है ना, यहाँ पे मैन मेड रिजर्वॉयर बन रहा है, ये तो नेचुरल रिजर्वॉयर बन रहा है। तो यहाँ पे चलो हम तो डैम बना देते हैं रोकने के लिए, लेकिन नेचर में कोई डैम थोड़ी है, वो तो तब तक है जब तक आगे का लोड ना टूटे। जैसे ही आगे का लोड कम हो जाएगा और इस लेक का लोड बढ़ेगा तो अचानक से फटेगा। यही चीज तो धराली में हुई, और क्या हुई, धराली में जो रीजन कहा गया, ग्लॉफ ही तो कहा जा रहा है कि जो ग्लेशियर के लेक थे वो फट गए पूरी तरीके से। इससे क्या होता है, बहुत मैसिव फ्लडिंग हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया डेवलपमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए। रिकमेंडेशंस की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि भाई साहब, एक अगर कोई भी डेवलपमेंट करना है तो उसमें एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होना जरूरी है। सोल्यूशन नेचर बेस होना चाहिए, लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके। क्लाइमेट लिटरेसी होना जरूरत है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हाई रिस्क जोन्स में नहीं बनने चाहिए। ये सारी क्या है, रिकमेंडेशंस हैं। इन सब रिकमेंडेशंस को आप यूज कर सकते हैं अपने मेंस में। ठीक है, चलो अब और क्या क्या चीज इस आर्टिकल में यूज है, क्वेश्चन है। यहां पे आपने देखा कि देवदर का यूज हुआ है। ठीक है, देवदर का यूज हुआ है, तो अब चलो पूरा आर्टिकल में डिस्कस करो। यहाँ पे हिमालयन फ्लड रिवर्स का ये आपका होमवर्क है। अब आपको जैसे मैंने ब्रह्मपुत्र रिवर बताया, अब आपको यहाँ पे पूरा इंदस रिवर सिस्टम पढ़ना है। उसमें आपको ये पूरी की इसको नोट कर लो, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। ग्लॉफ के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया, जो ग्लेशियर से बना हुआ लेक है वो फट जाए। क्यों फट जाए, क्योंकि आगे जो उसके माउंटेन है उतना लोड ना झेल पाए। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है जो डिस्कस किया था, डिफॉरेस्टेशन, देवदर ट्री। अभी मैं आपको देवदर ट्री के बारे में बताऊंगा। ये सारे कुछ टर्म्स हैं जो यूज हुए हैं। ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। अब हम देखते हैं देवदर ट्री के बारे में। ये क्या है, ये देवदर ट्री है। इसे एवरग्रीन कॉनिफेरस ट्री कहा जाता है। हिमालयन में पाए जाते हैं, जनरली अप टू 50 मीटर लॉन्ग होते हैं। ठीक है, ये सॉइल इरोजन मतलब जो मिट्टी होती है उसको इसका इरोजन करने से काफी बचाते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को एकदम पकड़ के रखती हैं। माउंटेन स्लोप को स्टेबलाइज करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। इनका इकोनॉमिक यूज कहा जाए, टिम्बर में, एसेंशियल ऑयल्स में, रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी काफी होता है। अब इसको डिजास्टर के साथ लिंक, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली लिखा डिजास्टर के साथ लिंक कैसे करना है। नहीं तो आप जनरली क्या करते हो, एवरग्रीन कॉनिफेरस क्या होता है, देवदर देवदर करो। लेकिन अब देवदर पढ़ो तो दिमाग में आना चाहिए, सर ने समझाया था डिफॉरेस्टेशन ऑफ देवदर से क्या हो रहा है, जो फ्लडिंग समझाई सर ने पंजाब में। ठीक है, तो ये ऐसे कनेक्ट करोगे तो आपको ट्री भी आपके दिमाग में रहेगा, साथ ही साथ वो माउंटेन से कनेक्टेड जो डिजास्टर है वो भी दिमाग में रहेंगे। ठीक है, चलो अब यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर इन एनी, मतलब यहाँ पे एक बेसिक जो रेन फॉरेस्ट या रेन फॉरेस्ट कहें या फिर जो डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट होते हैं उनका एक फीचर डाल दिया गया बेसिक लेवल पे। ठीक है, तो ये जो पूरा जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ये बेसिक फीचर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उसका मतलब ये होता है ऐसे जंगल जो कि जहाँ पे कंसिस्टेंटली बारिश होती रहती है, कभी ना कभी, ऐसा नहीं बारिश रुकती नहीं है वहाँ पे। ठीक है, ये मत समझिए कि सर क्या एकदम बारिश होती रहेगी कंटिन्यूसली, ये जरूरी नहीं है। बट वहाँ पे जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, वो ऐसा नहीं होता कि वो झड़ रही हैं एक सीजन फिर दूसरे सीजन आ रही हैं, वो एवरग्रीन होती हैं। इसीलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, बिकॉज दे रिमेन एवरग्रीन, हमेशा हरे रहते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या, बारिश होने की वजह से यहाँ पे जो सॉइल होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स उतने ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो वही सेम चीज बोल रहे हैं, लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर देन एनी अदर बायोम एंड एज अ रिजल्ट सॉइल सरफेस इज ऑलमोस्ट ऑफन बेयर। अपार्ट फ्रॉम ट्रीज द वेजिटेशन इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ प्लांट फॉर्म दैट रीचेस अप टू द कैनोपी। अब अगर आप थोड़ा सा डालो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो आपको दिखेगा बहुत घने घने जंगल होते हैं, अमेजॉन फॉरेस्ट देखोगे आप। ठीक है, तो ये सब क्या है, वेस्टर्न घाट में आप देखो किस तरह एकदम घने जंगल आपको दिखेंगे। तो ये सब है कि वहाँ कंसिस्टेंटली बारिश होती है, बारिश से पेड़ों को बोलते हैं ना मॉइस्चर मिलेगा तो ग्रो करेंगे। लेकिन ग्रो करने से एक और फैक्ट होता है कि नीचे तक जो पानी होता है वहाँ पे न्यूट्रिएंट नहीं हो पाते उतने अच्छे तरीके से। ठीक है, इसीलिए अगर एक कभी पेड़ हट जाता है तो उस पेड़ को रिप्लेस करने में बहुत समय लग जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे
न्यूट्रिएंट है नहीं, दोबारा पेड़ उगने में काफ़ी समय लगता है। इसीलिए बोलते हैं भैया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का सेफगार्ड करना ज़रूरी है, क्योंकि ये कट गए तो इनको आने में बड़ा समय लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये क्वेश्चन डाला गया तो यूपीएससी तो ये भी पूछ सकता है कॉनिफेरस के ऊपर, ड्राई डेसीडियस के ऊपर, मैनग्रोव के ऊपर। मैनग्रोव के ऊपर मैंने आपको अच्छे से बता रखा है मैनग्रोव कैसे क्या वर्क करता है, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे जो रॉन्ग ऑप्शंस हैं, क्या उस रॉन्ग ऑप्शन को कभी आगे यूपीएससी ने राइट ऑप्शन बना के पूछा है, यस और नो? आंसर इज यस। अभी आपको वो भी दिखाता हूं, लेकिन अभी थोड़ा सा आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में, मॉइस्ट डेसीडियस, ड्राई डेसीडियस, क्योंकि यहाँ पे डेसीडियस भी है, साथ ही साथ कॉनिफेरस ही मेंशन है, वो भी आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल समझो, रोजवुड, इबोनी और महोगमी जो होते हैं ये एवरग्रीन होते हैं, इनकी लीव्स बहुत ब्रॉड होती हैं, डेंस होती हैं, इनमें हाई रेनफॉल होती है, ठीक है। हाई रेनफॉल का मतलब ये मत समझिए क्या कंटिन्यूसली 12 महीने बारिश होती है, नहीं, बट कंसिस्टेंटली होती रहती है, ठीक है, छोटे छोटे गैप पे बारिश होती रहती है। मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट, डेसीडियस फॉरेस्ट मतलब ऐसा होता है कि ड्राई सीजन में उनकी लीव्स शेड हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल हाई रहती है, ठीक है। एग्जाम्पल टीक, साल, शीशम। ड्राई डेसीडियस में क्या होता है, एसासिया, टेंडू, आपको ध्यान, टेंडू से कैंडू लीव्स आपको पता होना चाहिए, वो लीव्स जो भी मैं आपको समझा रहा था जिससे बीड़ी बनती है, ठीक है, जो जीआई टैग्ड है, कहाँ पे है, उड़ीसा में, आपको पता होना चाहिए। क्या डिमांड की थी, कह रहे हैं भैया जीएसटी कंप्लीटली कैंडू लीव से हटा दिया जाए। ये क्या करते हैं, ये अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं जब आपका सूखा आता है। कॉनिफेरस ट्रीज क्या होते हैं, नीडल, सुई जैसी इनकी लीव्स होती हैं, एवरग्रीन होते हैं, हाई एल्टीट्यूड में ये पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देवदार, पाइन, फिर और स्प्रूस। ये एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि क्या गलत को कभी सही करके पूछा यूपीएससी ने, डेफिनेटली। आप 2015 का क्वेश्चन देखो, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टीक अ डोमिनेंट ट्री स्पीशीज। अभी मैंने आपको बताया टीक क्या है, मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट, स्ट्रेट अवे 2015 क्वेश्चन है कि नहीं। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने आपको कहा क्या गलत, यहाँ ड्राई डेसीडियस है तो इसी को अगले साल उन्होंने क्या कर दिया, मतलब इसके पहले 2015 में यूपीएससी ने पूछा था मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए। टीक के बारे में पढ़ लो, ये डेसीडियस हार्ड वुड ट्री होते हैं, ठीक है। आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन में भी कहीं ना कहीं टीक दिखेंगे तो वो शॉक मत हुई है, क्योंकि हाई रेनफॉल में पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी लेंथ ये होती है, प्रोवाइड एक शेड देते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको सपोर्ट करने में मदद करते हैं ये काफ़ी ज़्यादा, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मैंने पहले बता दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। अब हुआ क्या, 27 जून को यूएस पीस एग्रीमेंट साइन हुआ, ठीक है, वॉशिंगटन में। इसमें क्या हुआ, इसमें यूएस और रवांडा ने एग्री किया था कि जो बोलते हैं ना, जो भी हॉस्टिलिटीज़ हैं, जो भी दुश्मनी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा के बीच, ये सारी एंड हो जाएंगी। मीडिएशन किसने किया था, यूएस बाबा, मतलब डोनाल्ड डक ट्रंप ने इसको पूरी तरीके से मीडिएट किया था। उन्हें कहा कि हम एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन रखेंगे, और जो सपोर्ट होता है आर्म्ड ग्रुप को, एक आर्म्ड ग्रुप है जिसका नाम है M23, इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और जॉइंट सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन रखेंगे, दूसरे की सिक्योरिटी के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, जिससे जो टेररिस्ट ग्रुप है या फिर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उनको सपोर्ट ना मिल सके। अब हुआ क्या, जुलाई 19 में दोहा सीज फायर हुआ था, और वो किसके बीच हुआ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और M23 रेबल ग्रुप ने भी साइन कर दिया कि हम सीज फायर करते हैं, अब किसी भी तरीके कोई ऑफेंसिव मेजर नहीं लेंगे, जितना रीजन कैप्चर हुआ है वहां से हम लोग विड्रॉ कर लेंगे, और जो जो प्रिजनर एक दूसरे के ऑक्यूपाई किए हैं वो सब हम लोग हटा देंगे, ठीक है। ये कतर के बीच में, मतलब कतर ने मीडिएशन किया था। यूएस पीस एग्रीमेंट किसके बीच हुआ था, डीआरसी और रवांडा के ऊपर। आपको पता होना चाहिए कि ये मीडिएशन क्योंकि मीडिएशन के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। आई एम नॉट एबल एग्जैक्टली रिकॉल, आप एक बार इसको डालिएगा कि जहां पे इजराइल और मिडिल ईस्ट के बीच में मीडिएशन होने की बात है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 या 24 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अभी जब मैंने मीडिएशन की बात की तो मेरे दिमाग में रिकॉल हुआ है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको इतने अच्छे से इसलिए बता पा रहा हूँ बिकॉज आई हैव रिटन अ बुक, ठीक है, वो कंप्लीटली कंपाइल हो चुकी है, उसको बस अब पेपर बोलते हैं ना, पेपर बैक फॉर्म में पब्लिश होना है। मैं आपको अपडेट करूंगा उसके बारे में, बट पॉइंट क्या है, ये सारा जो आइडिया मुझे लगता है तो लगता नहीं ये मुझे मेंशन करना था, तो अगर मैं नहीं मेंशन किया तो आप उसको नोट डाउन जरूर कर लिया करो, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दोहा सीज फायर जो हुआ था किसके बीच हुआ था, डीआरसी और M23 के बीच, कतर ने मीडिएट किया था। अब यूएसए ने क्यों मीडिएशन किया, कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि 24 ट्रिलियन की क्रिटिकल मिनरल एक्सेस मिल रहा था, कहाँ पे, आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, कोबाल्ट, कोल्टन, कॉपर, मतलब इससे क्या होगा, चाइना की जो मोनोपोली है
किसमें? जो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं और जो आपका क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं उसमें चाइना की मोनोपोली है। तो यूएसए को चाहिए कि भैया उसका जो स्पेस टेक है, उसका डिफेंस सेक्टर में आपको सबको पता है कितने बड़े स्तर पे यूज होता है आपका रेयर अर्थ एलिमेंट, तो इस वजह से ज़रूरी हो जाता है यूएसए का इन्वेस्टमेंट होना। इसी वजह से यूएसए ने इंटरफेयर किया था इसमें। लेकिन हुआ क्या? ये तो सब तो मुद्दा, ये सारी अच्छी अच्छी बातें हुई। अब हुआ ये कि M23 ने सीज फायर को वॉयलेट कर दिया और नॉर्थ एंड साउथ कीवू में किलिंग स्टार्ट कर दिया। अप्रॉक्सीमेटली 140 लोग मारे गए। अब इससे क्या हुआ? इससे कहीं ना कहीं ये चीज़ दोबारा डिस्प्यूट में आ चुकी है। दैट इज इट। अभी आपको पता होना चाहिए यूएसए ने कतर ने मीडिएट किया था लेकिन रूट कॉज को नहीं हैंडल किया। रूट कॉज है आपस में एथनिक टेंशन है यहाँ पे बॉर्डर्स में। जो रवांडा जेनोसाइड हुआ था वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है यहाँ पे डिस्प्यूट होने का। जो कॉन्गो में वॉर है वो कंप्लीटली अनरिजॉल्व, मतलब रूट कॉज को नहीं समझा। बस ये हुआ कि चलो इंटरेस्ट है 24 ट्रिलियन का, यहाँ पे एंटर करो, अपना काम करो, बीच में एक एग्रीमेंट करवा दो। लेकिन जब तक आप कोर प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करोगे तब तक कोई भी पीस नहीं लास्ट कर पाएगी। कुछ की टर्म्स जो यूज हुए हैं, अब मुद्दे पे आते हैं। M23 नॉर्थ एंड साउथ कीवू और इतुरी, ये रीजन जो आप देखोगे ये रीजन बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है आपका। अभी मैं आपको दिखाऊंगा मैप के ऊपर। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या है? हेमा और लेंडू दो यहाँ पे बोलते हैं ना कम्युनिटीज़ हैं। हेमा कम्युनिटीज़ जो हैं ये आपकी पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है, मतलब चराने वाले लोग होते हैं। ये जो लेंडू होते हैं एग्रीकल्चरिस्ट कहे जाते हैं, ठीक, खेती करने वाले। तो इनके बीच काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। जनरली ये पता होना चाहिए हेमा और लेंडू के बीच में। जॉइंट सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म आपको ऑलरेडी बता दिया। क्रिटिकल मिनरल के बारे में बता दिया। दोहा सीज फायर, यूएस पीस एग्रीमेंट के बारे में बता दिया। रवांडा जेनोसाइड, कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखो कितने लाख लोग मारे काटे गए थे। सीज फायर वायलेशन जो M23 ने किया, की टर्म्स हैं जो आर्टिकल्स में यूज हुए थे। अब आप देखो नॉर्थ एंड साउथ कीवू इतुरी के रेफरेंस में भी आपको समझाऊंगा मैं अभी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज 2004 का क्वेश्चन है, वॉयलेंस बिटवीन कम्युनिटीज ऑफ हेमा एंड लेंडू रिजल्ट इन द डेथ ऑफ 100 ऑफ पीपल। अभी तो मैंने बताया आपको हेमा और लेंडू कहाँ पे है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यही सीन जो है डायरेक्टली पूछा गया। अब आपको समझ में आया कि मैंने क्यों इसी कम्युनिटी का नाम लिया। रीजन इज दिस। अगर आपको पता है कहीं कॉन्फ्लिक्ट है तो पता करो कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में है, कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ये जो एग्रीकल्चर वाले हैं ये कहते हैं कि भैया ये गाय भैंस वाले हमारे खा ले रहे हैं, और ये गाय भैंस वाले कह रहे हैं कि भैया ये लोग हमको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं लैंड हमारे गाय भैंसों को चराने के लिए, ठीक है। मतलब गाय भैंस इज नॉट टेक्निकली गाय भैंस, यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट हर्ट्स होते हैं उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन, नॉर्थ कीवू एंड इतुई, ये सॉरी आई लिख दिया, इतुरी इज बिटवीन, क्या बोलते हैं ना, पेयर आपको मैच करना है कौन सा रीजन है, फिर किस लिए न्यूज में था। अभी बताया नॉर्थ कीवू इतुरी कहाँ पे है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये कहाँ पूछ रहे हैं, अर्मेनिया अजेरबाईजान, गलत हो गया। नगोर्नो काराबाख ये अजेरबाईजान और अर्मेनिया वाला था। खेरसोन और ज़ैपोराजिया ये किसके बीच का है, यूक्रेन रशिया। तो इसमें कोई भी सही नहीं है। ये क्या मैंने आपको नॉर्थ कीवू एंड इतुरी क्यों बताया, ये है रीजन। आप देख लो ये मैंने मेंशन किया यहाँ पे आर्टिकल का कनेक्ट, इसीलिए मैंने आर्टिकल पिक किया। मैं कभी भी आर्टिकल हवा में कोई नहीं पिक करता हूँ, रीजन कहीं ना कहीं PYQ होता है। अब कॉन्गो के बारे में पढ़ लेते हैं। अब ये कॉन्गो का रीजन है, ठीक है। कॉन्गो को आप देखोगे यहाँ पे आपको रवांडा दिखेगा, यहाँ पे आपको किगाली, ध्यान से देख किगाली। तो किगाली से क्वेश्चन आया हुआ है किगाली एग्रीमेंट क्या है, ठीक है, जहाँ पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को रिड्यूस करने की बात की गई थी। आपका होमवर्क ये किगाली एग्रीमेंट के बारे में आप पढ़िएगा, ठीक है। अब कॉन्गो की बॉर्डर को पढ़ लो, आप समझ लो साउथ सूडान, उगांडा, रवांडा, बुरुंडी, अंगोला, जाम्बिया, फिर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अटलांटिक ओशन के साथ ये कनेक्ट कर जाती है। दैट इज इट। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बॉर्डर। इसकी कैपिटल क्या है, किनशासा इसकी कैपिटल है। मेजर रिवर जो है, कॉन्गो रिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, आपको पता होना चाहिए। जो ईस्टर्न प्रोविंस है, ये जो ईस्टर्न प्रोविंस है, यहाँ पे आपको दिखेगा इतुरी, नॉर्थ एंड साउथ कीवू। दैट इज इट, ठीक है। अब कॉन्गो बेसिन की बात की जाए, मैंने कहा कॉन्गो रिवर इंपॉर्टेंट है तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ये रही कॉन्गो रिवर, ऐसे 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 फ्लो कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली DRC मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में होती है, लेकिन इसका बेसिन, कॉन्गो बेसिन का मतलब क्या होता है, इस रिवर से कनेक्टेड जो ट्रिब्यूटरीज हैं या जहाँ जहाँ इसका प्रेजेंस एग्जिस्ट कर रहा है वो बात करते हैं। तो इसमें आप देखो कॉन्गो है, गैबन है, कैमरून, ये रहा कैमरून, कैमरून कनेक्टेड है, अंगोला, ग्यूनिया, ये सब आते हैं। अगर कॉन्गो बेसिन की बात की जाए, यहाँ पे डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, हॉट ह्यूमिड हैवी रेनफॉल होती है, मिनरल्स अगेन टिम्बर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इनका डैम है यहाँ पे, ध्यान रखिए इनका डैम कॉन्गो रिवर पे जनरली है, ठीक है। अब सोच सर आपने कॉन्गो बेसिन क्यों बताई, UPSC 2023 का क्वेश्चन देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन,
एकदम स्माइल लेके बताओ। कैमरून, नाइजीरिया, साउथ सूडान, उगांडा। आप बिल्कुल बोलोगे सर अभी तो कैमरून बताया। अब नाइजीरिया को अब देखोगे, ये रहा नाइजीरिया और ऊपर है, यहाँ कहाँ आपको दिखेगा? कॉन्गो। फिर आप साउथ सूडान अगर ध्यान से देखो, ये रहा साउथ सूडान। उगांडा अगर देखोगे तो उगांडा बिल्कुल ये डिफरेंट है। और ये रहा, ये बेसिन है पूरी, ये आपका कंप्लीट बेसिन है कॉन्गो की, मतलब इतना एरिया कवर करती है। वह ऐसे रही है लेकिन आसपास का एरिया भी बेसिन के अंडर में आता है, तो कैमरून इज द राइट वन। अब आपको समझ में, मैंने क्यों कॉन्गो बेसिन आपको समझाई, दिस इज द रीजन। अब यहां पे एक बात है, नॉन स्टेट एक्टर इंडिया के रेफरेंस में क्या डेफिनेशन है। अब जो M23 ग्रुप है, इस आर्टिकल में इसको कहा गया है नॉन स्टेट एक्टर, ठीक है। ये जो M23 रेबल ग्रुप है, ये नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप कहा गया। तो आपको पता होना चाहिए पहले नॉन स्टेट ग्रुप होता क्या है। ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो फॉर्मली गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन उस देश की सिक्योरिटी पे, पॉलिटिक्स पे और समाज के ऊपर इनका प्रभाव होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखा जाए, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, ये सब क्या, ये पीसफुली इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे एमनेस्टी, ग्रीन पीस। अब जैसे आपने एक एनजीओ खोला है, तो क्या एनजीओ नॉन स्टेट एक्टर है? क्या एनजीओ, क्या गवर्नमेंट में आप फॉर्मली जाके बैठ के कोई नियम कानून बना रहे हो? नहीं बना रहे हो, लेकिन आप तो मुहिम चला रहे हो ना। जैसे अगर आपने एक एनजीओ बना रखा है बाल मजदूरी के ऊपर, तो आप जाकर ही कोई बाल मजदूरी के ऊपर नियम नहीं बनाओगे, लेकिन आप आसपास में लोगों को अवेयर करोगे, जागरूक कराओगे, भैया बाल मजदूरी गलत है। तो आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो पीस वाला है। ये इसे नॉन वायलेंट कहें, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वायलेंट ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे इंसर्जेंट, सेपरेटिस्ट ग्रुप, नक्सलिट, ये सब क्या है, नॉन स्टेट एक्टर है प्लस वायलेंट भी है। टेररिस्ट ग्रुप, ये भी नॉन स्टेट एक्टर कहे जाते हैं। कभी भी नॉन स्टेट एक्टर को केवल टेररिस्ट मत समझिएगा। एथनिक ट्राइबल मिलिशिया भी होते हैं, जैसे अभी आपने एक नॉन स्टेट एक्टर में क्या सुना था आपने, जो आपका एक बोलते हैं ना, जो हौतीस वाला अटैक वाला, वो भी वहीं बात हुई थी। फिर आपने जो मणिपुर में बोलते ना कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वहां पे भी कहीं ना कहीं नॉन स्टेट एक्टर का ही रोल कहा गया था। तो ये बेसिक मतलब होता है, मतलब ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है बट गवर्नमेंट पे इंपैक्ट डाल रही है, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे राजनीति हो या समाज हो। अब बोलो सर आपने ये क्यों बताया नॉन स्टेट एक्टर, ये जीएस पेपर 3 में एग्जैक्टली पूछा गया, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। अब आपको कनेक्ट करना है M23 ग्रुप के द्वारा। क्या M23 ग्रुप कोई ऑर्गेनाइजेशन है? क्या ये कोई गवर्नमेंट है? क्या किसी देश के प्रधानमंत्री हैं? आंसर इज नहीं, लेकिन इंपैक्ट तो डाल रहे हैं ना उस देश की सिक्योरिटी पे। इन्होंने क्या किया, आप सोचो, गवर्नमेंट आ करके M23 के साथ सीज फायर वॉयलेशन एग्रीमेंट साइन करी, मतलब इसकी प्रेजेंस बहुत तगड़ी है कि नहीं। वहां पे इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस कितने हो रहे हैं, 140 लोग मारे गए। तो आपको जियो पॉलिटिक्स को कनेक्ट करना है किसके साथ, इंडिया के साथ। इससे आपको अच्छा खासा आइडिया लगेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं अपने लास्ट आर्टिकल पे। लास्ट आर्टिकल है, एक बोलते हैं ना, एक पाइपलाइन है जिसका नाम है पावर ऑफ सर्बिया 2। ये रशिया और चाइना के बीच गैस डील हुई है। ये पाइपलाइन यमल पेनिनसुला, जो कि वेस्टर्न सर्बिया है, वहां से मंगोलिया टू चाइना कनेक्ट होगी, ठीक है। 6700 किलोमीटर लॉन्ग है। इसका पर्पस क्या है, रशिया चाहता है कि भैया जो उसका गैस रेवेन्यू का लॉस हुआ है, क्योंकि यूरोप ने क्या कर दिया था, अपनी सप्लाई कट कर दी थी रशिया के साथ, वो दोबारा से क्या रिवाइव हो सके। रिवाइव होने के लिए गैस को पहुंचाना पड़ेगा ना, तो इस वजह से क्या हुआ है, अब जो रशिया की गैस है वो चाइना पहुंचेगी थ्रू दिस। अब रशिया की गैस पहले यूरोप कैसे जा रही थी, नॉर्ड स्ट्रीम आपको पता होना चाहिए पाइपलाइन जो थी, ठीक है। अब डील क्या है, जो गैसप्रॉम है वो वहां की स्टेट कंपनी है रशिया की, उसकी डील हुई है चाइना नेशनल पेट्रोलियम के साथ। इसका इंप्लीकेशन ये होगा कि रशिया और चाइना के बीच और डीप स्ट्रैटेजिक टाइज बन रहे हैं। ये क्यों किया है, यूएसए को और यूरोपियन यूनियन को पे ऊपर जो इन्होंने सैंक्शन लगा रखे हैं रशिया के ऊपर, उसको ओवरकम करने के लिए। इसे बोलते हैं ना, दुश्मन का दोस्त होता है, या आई डोंट नो व्हाट दैट लाइन इज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन यही हो रही है, रशिया और चाइना दोनों का दुश्मन कौन है, ये है यूएसए, तो दोनों दोस्त बन गए आपस में, ये हो गया, ठीक है। एनर्जी कॉन्टेक्स्ट से बात की जाए तो ये रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज, न्यूक्लियर कैपेसिटी में काफी ज्यादा मदद करेगा चाइना की। ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्योंकि ये है, रशिया के पास गैस अच्छी खासी है और रशिया को चाहिए बेचना है, उसको बेचने के लिए गैस तो पहुंचानी पड़ेगी, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बूस्ट करेगा पावर ऑफ सर्बिया 2 गैस पाइपलाइन, ठीक है। अब और कोई दूसरी गैस पाइपलाइन है जहां पे मतलब अगर ये जो यूरोप है, यूरोप के पास अभी तक गैस कहां से जा रही थी रशिया से, लेकिन अभी क्या है, पावर मतलब कट हो रखी है, जो सैंक्शन लग रखे हैं, तो इससे क्या हुआ है, इनकी सप्लाईज कट हो गई। तो अभी यूरोप को कैसे मिल रहा है, उसके पीछे ये एक बार आप ये पढ़ लेना बेटा, जो की मेंस की लाइन है एक बार पढ़ना, इसको आपसे सिर्फ आपको रटना नहीं है, इससे थीम्स आइडिया लेना, फिर उसको अपनी भाषा में आप नोट डाउन करना।
ठीक है। कुछ की टर्म्स जो यूज हुए हैं आर्टिकल में, गैसप्रॉम, चाइना नेशनल, पावर ऑफ सर्बिया 2, यमल पेनिनसुला, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं स्ट्रेट अवे। अब मैंने कहा यूरोप को कहाँ से मिल रही होगी, वो मिल रही है समड पाइपलाइन से। समड पाइपलाइन कहाँ पे, स्विस कैनल, आप देख रहे हो स्विस कैनल रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट कर रहा है। रेड सी के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है ये आपको पता होना चाहिए, आप डालो रेड सी PYQ लिखो, आपको दिखेगा एग्जैक्टली PYQ पूछा गया है। PYQ ये अभी शायद मैंने परसों ही आपको रेड सी के ऊपर समझाया था, ठीक है। रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जो डिवाइड करता है वो बबल अल मंदब स्ट्रेट है। यहीं पे पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान को जो स्ट्रेट अलग करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। ये दो अगर चोक पॉइंट बंद कर दिए जाएं तो ग्लोबल में कितना बड़ा आउटरेज हो जाएगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्विस कैनल के नीचे से एक पाइप डाली गई है, उसे समड पाइपलाइन कहते हैं। समड पाइपलाइन का मतलब क्या है, स्विस मेडिटेरियन पाइपलाइन, ठीक है। ये इजिप्ट में बनाई गई है। इजिप्ट क्या है, ये इजिप्ट है, ठीक है। इथोपिया, यहाँ पे ग्रेड डैम जो GERD डैम था वो बनाया गया था, ग्रैंड रेनेसेंस डैम जिसे कहा जाता है इथोपिया में, ठीक है। नील रिवर यहाँ से पास हो रही है, फिर ये ऐसे इजिप्ट में पास हो जाती है। सूडान, यहाँ पे सूडान की जो कैपिटल है खार्तूम, ये आपको पता होना चाहिए, खार्तूम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। फ्लो में जो मुझे याद आ रहा है मैं बोलता हुआ जा रहा हूँ, उसको नोट डाउन करते हुए चलना है। मैंने अगर बोला इससे क्वेश्चन आया है तो उसको जरूर नोट डाउन करना, ठीक है। अब यहाँ पे रेड सी की बॉर्डरिंग कंट्री पता होना चाहिए, और यह समड पाइपलाइन क्या इसी के नीचे से डाल दी गई, जिससे क्या हो सके जो गैस है, क्रूड ऑयल, वो सब पास किया जा सके यूरोप के पास। ये ऑल्टरनेटिव रूट कहा गया है। कभी अगर स्विस कैनल के ऊपर आपने नोटिस किया होगा, स्विस कैनल में एक एवरग्रीन शिप फंस गई थी, उससे क्या हुआ था, बहुत ब्लॉकेज हो गया था, तो सप्लाई रुके ना, इस वजह से इसको जनरली बनाया गया है, ठीक है। ये बेसिक है। अब UPSC 24 का क्वेश्चन देखो, समड पाइपलाइन इज अ स्ट्रैटेजिक रूट पर्शियन गल्फ एंड नेचुरल गैस शिपमेंट टू यूरोप। डेफिनेटली अभी मैंने कहा, तो क्या यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि भैया पावर ऑफ सर्बिया 2 इज अ स्ट्रैटेजिक रूट फॉर चाइना एंड बोल दें आपसे उज्बेकिस्तान, तो ये तो गलत हो जाएगा, चाइना एंड रशिया है। समड पाइपलाइन कनेक्ट्स रेड सी विद मेडिटेरियन सी। अब यहाँ पे लिख देंगे कि भैया मान लो पावर ऑफ सर्बिया 2 कनेक्ट्स, फिर ये आप यहाँ पे पेनिनसुला है, आपको मैंने बताया था यमल पेनिनसुला, यहाँ पे लिख देंगे कुछ भी एक गलत पेनिनसुला डाल देंगे, तब गलत हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन ये समड पाइपलाइन के रेफरेंस में दोनों स्टेटमेंट्स है, क्योंकि समड पाइपलाइन क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है रेड सी को और मेडिटेरियन सी को, तो ए इज द राइट वन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगा। केरला गवर्नमेंट ने एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है जिसका नाम है नोरका। अब नोरका का सिंपल सा मतलब क्या होता है, नोरका का मतलब होता है कि नॉन रेसिडेंट एंड रेसिडेंट केरलाइट, मतलब ऐसे लोग जो अभी भारत में नहीं रह रहे हैं लेकिन केरला के रेसिडेंट, मतलब केरला के रहने वाले लोग जो देश के बाहर गए हुए हैं, उनसे कहा गया भैया अगर आप 13,400 का प्रीमियम दोगे, एक फैमिली में 4 मेंबर हैं, ठीक है, अगर 2 बच्चे हैं, तो उससे क्या होगा कि आप भारत में आ करके किसी भी तरीके का आपको 10 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज होगी वो भी कवर कर दी जाएगी। 5 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट किया जाएगा 17,000 अस्पतालों में इंडिया में। मतलब केरला गवर्नमेंट ने अपने खुद के जो स्टेट में रहने वाले लोग हैं उनके लिए पॉलिसी बनाई है, ठीक है। इससे 7 मिलियन केरलाइट जो हैं उनको वर्ल्ड वाइड मदद मिलेगी। तो इससे अगर कोई यूएसए में रह रहा है केरला का बंदा, उसे ज़रूरत पड़ी किसी मेडिकल इमरजेंसी की, तो वो सोचेंगे यूएसए में इतना महंगा ट्रीटमेंट है, मैंने तो ऑलरेडी 13,000 दे करके वहाँ पर मेडिकल लिया है, चुपचाप वो आ जाएंगे कहाँ पे, केरला में, इंडिया के कहीं भी हॉस्पिटल में। तो इससे क्या होगा, उससे मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा। ये मैंने आपको समझाया बिकॉज ऑफ मेडिकल टूरिज्म। किस तरीके से नोरका हेल्प करेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी जो 7 मिलियन लोग हैं, हेल्थ एक्सेस मिलेगा, कैशलेस ट्रीटमेंट 17,000 ऑफ हॉस्पिटल में, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, जनरली हेल्थ इंश्योरेंस में कंडीशन होती है भैया आपको प्री एग्जिस्टिंग डिसीज नहीं होनी चाहिए, सोशल वेलफेयर, लेकिन यहाँ पे ये वेटिंग पीरियड हटा दिया गया है, सोशल वेलफेयर होगा, मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा। अगर कोई बोलते हैं ना मेडिकल पर्पस से आएगा तो उसको मदद मिल जाएगी पहले ही, साथ ही साथ केवल हॉस्पिटल में नहीं वो खर्चा करेगा ना, आसपास की इकोनॉमी में तो खर्चा करेगा, उससे क्या होगा, लोकल इकोनॉमी बूस्ट होगी, साथ ही साथ हेल्थ सेक्टर भी बूस्ट होगा। फिर हम लोग लेसन क्या ले सकते हैं, लेसन ये है कि हेल्थ पॉलिसी को कैसे इंक्लूसिव बनाया जाए, कैसे जो बाहर के रहने वाले लोग हैं उनको एंगेज किया जाए, मतलब उनको हम कैसे बुला सकते हैं, मेडिकल टूरिज्म स्ट्रैटेजी से सीख सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, स्टेट और इंश्योरेंस कंपनी कैसे टाई अप करें। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।